नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से मई महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल संबंधित सभी एक महीने में जो भी घटित हुए हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वह सभी हम आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और लास्ट में इससे संबंधित MCQ करेंगे, जिससे हमें रिवीजन हो जाएगा और याद करने में हमें आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स मई महीने का, जिसमें पढ़ेंगे पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता का निलंबन, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता, E0 FIR पहल, चंद्रयान 5 मिशन, INSV कौंडिन्य और नमस्ते योजना। इसी तरह के करंट अफेयर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो करंट अफेयर्स है वह है पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते का निलंबन। तो पाकिस्तान द्वारा जो है शिमला समझौता उसको निलंबन कर दिया गया है। और यह क्यों किया गया है, यह सभी को पता होगा कि वर्तमान समय में जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, उसके प्रतिक्रिया के रूप में भारत ने स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर किया था। इसी के बौखलाहट में पाकिस्तान ने शिमला समझौता निलंबन कर दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं शिमला समझौता के बारे में। तो यह जो है 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था। उस समय जो यह समझौता हुआ था, उस समय के प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। और यह जो हुआ था वह हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था, इसीलिए इसे शिमला समझौता कहा जाता है। और यह जो समझौता हुआ था शिमला समझौता, इसका कारण था कि भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था, उसमें बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए भारत ने युद्ध लड़े थे। तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, जिसमें भारत जीतने के बाद बांग्लादेश एक देश निकल कर के ना आता है, उसी के परिणाम स्वरूप यह समझौता किया जाता है, जो कि वर्ष 1972 में 2 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और यह जब समझौता हुआ था तो उस टाइम जो प्रधानमंत्री थी हमारी, वो थी इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। नेक्स्ट है अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। तो अंगोला देश के बारे में देखते हैं। तो यह एक अफ्रीकी देश है जो कि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। और इसकी जो सीमा है वह अटलांटिक महासागर से लगी हुई है। और इसकी पड़ोसी देश की बात करें अंगोला देश की, तो इसके पड़ोसी देश है नामीबिया, बोत्सवाना, कांगो और जाम्बिया देश इसकी सीमा साझा करते हैं। अंगोला के जो राष्ट्रपति हैं वह हैं जोआओ मैनुएल गोंकाल्वेस लोरेंसो। और ये 38 वर्षों के बाद पहली बार हुआ है जब अंगोला के किसी राष्ट्राध्यक्ष द्वारा भारत के राजकीय यात्रा पर आए हों। तो ये ध्यान रखेंगे कि 38 वर्षों के बाद अंगोला के राष्ट्रपति भारत के यात्रा पर आए हुए थे। और ये यात्रा हुआ है 2 से 4 मई 2025 के बीच में। अब अंगोला देश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी लुआंडा जो है वह है अंगोला देश की राजधानी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर्स है वह है भारत और ब्रिटेन के बीच में मुक्त व्यापार समझौता होना। तो इसके बारे में देखते हैं। तो हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच में मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के बाद देखते हैं तो ब्रिटेन जो है वह भारतीय उत्पादों के लगभग 99% निर्यात पर शून्य शुल्क की सुविधा देगा, जिससे भारत से निर्यात होने वाले वस्तुओं पर बहुत ही छूट मिलने की संभावना है। इसमें जो लाभ पाने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं भारत की तरफ से, वह है वस्त्र, परिधान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, खेल सामग्री, खिलौने, रत्न व आभूषण, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग उत्पादन और जैविक रसायन। ये वे क्षेत्र हैं जो मुख्यतः इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में लाभान्वित होंगे। वहीं
भारत और ब्रिटेन में जो मुक्त व्यापार समझौते की बात करें तो यह जो समझौता हुआ है भारत की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था और 6ठी अर्थव्यवस्था जो कि दुनिया की है उन दोनों के बीच में संपन्न हुआ है। और ये ध्यान रखेंगे कि अब ये जो 5वीं अर्थव्यवस्था थी, भारत अब 4थी अर्थव्यवस्था बन गया है, जिसने हाल ही में जापान को पीछे छोड़ दिया है। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन जो है भारत का 4था सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, और जबकि भारत जो है ब्रिटेन के लिए 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार का साथी है। नेक्स्ट है भूटान बना क्रिप्टो आधारित पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू करने वाला पहला देश। तो भूटान जो देश है उसने अपने वहाँ पर क्रिप्टो आधारित जो पेमेंट करने की सुविधा है वह प्रदान कर दिया है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो भूटान ने बाइनेंस पे और डीके बैंक के साथ साझेदारी कर दुनिया की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी आधारित पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है, जिससे भूटान जो है पहला संप्रभु देश बन गया जिसने अपनी राष्ट्रीय पर्यटन नीति में आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी का भुगतान को शामिल किया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी आधारित पर्यटन भुगतान शुरू करने वाला पहला देश बन गया है भूटान। नेक्स्ट है भारत में बांग्लादेशी आयात पर लगाई रोक। तो भारत ने जो बांग्लादेश से आने वाले वस्तुओं पर रोक लगाया है उसके मायने देखते हैं। तो भारत ने बांग्लादेश से आयातित रेडीमेड गारमेंट्स और अन्य कई उत्पादों पर कड़ा प्रतिबंध लगाते हुए बड़ा कदम उठाया है। इन वस्तुओं का जो आयात होता था केवल कोलकाता और नाहवा सेवा बंदरगाहों के जरिए ही अब संभव होगा, जबकि इससे पहले भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र थे वहां से जुड़े बांग्लादेश के 11 पारंपरिक भूमि मार्गों से भी होता था, लेकिन जो फिलहाल में है वह बंद कर दिया गया है। जो वर्तमान समय में केवल अब कोलकाता और नाहवा सेवा बंदरगाह है उसके जरिए ही आयात संभव है। नेक्स्ट है E0 FIR की पहल। तो E0 FIR पहल क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो यह जो है भारत में तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। तो E0 FIR पहल जो है वह अभी वर्तमान समय में दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह शुरू किया गया है और इसके बाद जल्द ही पूरे देश में इसे लागू कर दिया जाएगा। E0 FIR पहल के माध्यम से देखते हैं तो इसके संबंधित जो है शिकायत जो है भारत के किसी भी क्षेत्र से दर्ज किया जा सकता है, जो कि बाद में FIR दर्ज होने के बाद वह उस FIR को संबंधित राज्य से जो रिलेटेड है वहाँ के राज्य के साइबर क्राइम थाने को यह FIR भेज दिया जाएगा और बाद में उससे संबंधित कार्रवाई की जाएगी। और ये ध्यान रखेंगे कि E0 FIR जो है 10 लाख और उससे ज़्यादा के जो राशि साइबर फ्रॉड के तहत होते हैं उससे रिलेटेड ये E0 FIR की सेवा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है INS किल्टन। INS किल्टन के बारे में देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया जिसे IMDEX 2025 जो कि भारत की तरफ से INS किल्टन को भेजा गया था और यह हुआ है सिंगापुर के चांगी प्रदर्शन में भाग लेने के लिए भारत की तरफ से भेजा गया था। INS किल्टन की बात करें तो यह एक स्वदेश निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धक स्टील्थ कॉर्बेट जहाज है और यह जो INS किल्टन है यह प्रोजेक्ट 28 के तहत 4 कामोर्टा श्रेणी के जहाज़ों में से यह तीसरा है। इसका जो नामकरण हुआ है INS किल्टन जहाज का, यह नाम हुआ है लक्षद्वीप और मिनी काय के द्वीपों के अमीनी द्वीप समूह के एक द्वीप के नाम पर इसका नाम INS किल्टन रखा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि INS किल्टन को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 में भारत की तरफ से सिंगापुर भेजा गया था। नेक्स्ट है चंद्रयान 5 जिसे लूपेक्स भी कहा जाता है। लूपेक्स अर्थात लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। यह जो मिशन है वह भारत और जापान की संयुक्त मिशन है जो कि 2027 से 28 के बीच में जापान के H3 रॉकेट से प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है।
और इस मिशन के तहत जो है इसरो द्वारा लैंडर का निर्माण किया जाएगा और जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी, यहाँ पे अंतरिक्ष होगा, अंतरिक्ष एजेंसी जिसे जाक्सा के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा रोवर का निर्माण किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि लैंडर का निर्माण भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और रोवर का निर्माण जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के द्वारा किया जाएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है चंद्रयान 5 का, वह है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित जो सतह में जल, हिम तथा खनिजों की उपस्थिति का पता लगाना है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे चंद्रयान 5 का मिशन भारत और जापान का संयुक्त रूप से मिशन है, जो कि 2027 से 28 के बीच में प्रक्षेपित किया जाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है INSB कौंडिन्य। यह चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसका रहने का कारण जो है वह है इसके बनावट। तो सबसे पहले देखते हैं, तो यह जो है भारतीय नौसेना ने इसे हाल ही में अपने बेड़े में शामिल किया है। और यह जो INSB कौंडिन्य जहाज जो है, यह पहला सिला हुआ जहाज है जिसे स्टीच्ड शिप कहते हैं, जो कि पारंपरिक टंकाई पद्धति द्वारा इसे तैयार किया गया है। इसके डिजाइन की बात करें INSB कौंडिन्य की, तो यह 5वीं शताब्दी की अजंता गुफा में चित्रित एक व्यापारी जहाज पर आधारित है। इसका निर्माण जो है वह केरल के शिपराइट बाबू शंकरन द्वारा और उनके कारीगरों द्वारा किया गया है। INSB कौंडिन्य का जो नाम है वह नाविक है प्राचीन समय के कौंडिन्य के नाम पर INSB कौंडिन्य रखा गया है। और यह जो जहाज है, सबसे विशेष बात इसकी यह है कि यह पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित है। इसमें किसी भी प्रकार का इंजन और हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और INSB कौंडिन्य जो है वह 2025 के अंत तक गुजरात से ओमान तक की एक समुद्री यात्रा पर निकलेगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि INSB कौंडिन्य जो कि पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित जहाज है। आगे बढ़ते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों है? क्योंकि उड़ीसा की सरकार ने इसे राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है और इसके साथ में ही यह भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि उड़ीसा के लिए यह दूसरा राष्ट्रीय उद्यान और भारत के लिए 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। और इस सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की एक खास विशेषता यह है कि दुनिया का एकमात्र ऐसा संरक्षित क्षेत्र है जहां पर मेलेनिस्टिक अर्थात काले रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर काले रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार द्वारा क्लाउड सीडिंग परीक्षण योजना को मंजूरी दे दी गई है। तो क्लाउड सीडिंग परीक्षण योजना क्या है वह देखते हैं। तो यह एक मौसम परिवर्तन तकनीक है जिसमें सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या सूखी बर्फ जिसे ड्राई आइस कहते हैं, इन सभी रसायनों को बादल में छोड़ा जाता है जिससे कृत्रिम वर्षा करवाया जाता है। और इसका जो मुख्य कारण है क्लाउड सीडिंग करवाने का वह है प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि दिल्ली सरकार द्वारा क्लाउड सीडिंग परीक्षण की योजना को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों ऑपरेशन ओलिविया। तो आइए देखते हैं ऑपरेशन ओलिविया क्या है। तो यह ऑपरेशन सबसे पहले भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया किया गया है, जो कि उड़ीसा के ऋषिकुलिया नदी के मुहाने पर 6.98 लाख से अधिक ऑलिव रिडले कछुओं की रक्षा की गई है। और ऑलिव रिडले कछुओं की रक्षा इसलिए की गई है क्योंकि हर वर्ष यहाँ पर लाखों की संख्या में अपने प्रजनन के लिए यहाँ पर ये सभी कछुए आते हैं। इस ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन ओलिविया जो कि 1980 के दशक में शुरू किया गया था और इसका कारण था ऑलिव रिडले कछुओं को उनके प्रजनन और नेस्टिंग अर्थात घोंसला बनाने के दौरान उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। तो ये ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन ओलिविया संबंधित है ऑलिव रिडले कछुओं से। नेक्स्ट है याला ग्लेशियर मृत घोषित।
तो सबसे पहले देखते हैं याला ग्लेशियर चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी वर्तमान समय तक यह कहा जा रहा है कि यह ग्लेशियर जो है लगभग 66% हिस्सा जो है वह पिघल चुका है। और यह जो याला ग्लेशियर है वह नेपाल के लांगटांग घाटी में स्थित है और यह एशिया का पहला ग्लेशियर बन गया है जिस पर जलवायु स्मारक पट्टिका लगाई गई है और इसके लिए एक शोक श्रद्धांजलि भी आयोजन किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे कि याला ग्लेशियर जो है नेपाल में है और इसका 66% हिस्सा पिघल चुका है और आने वाले 2040 तक कहा जा रहा है कि यह ग्लेशियर पूर्ण रूप से लुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है नमस्ते योजना। नमस्ते योजना की बात करें तो यह जो योजना है वह सफाई कर्मियों के लिए चलाया गया है जो कि सीवर और सेप्टिक टैंकों में सफाई का काम करते हैं। उनके लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और इसका जो यह योजना जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि नमस्ते योजना सफाई कर्मियों से संबंधित है जो सीवर और सेप्टिक टैंकों के कार्य में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो यह चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी वर्तमान समय में केरल के कोझिकोड शहर को इस श्रेणी में वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। और वैश्विक मान्यता क्यों प्राप्त हुआ है? क्योंकि कोझिकोड जो शहर है उसने वृद्ध जनों को ध्यान में रख करके नीतियां बनाई है। इसीलिए कोझिकोड शहर जो कि केरल में है उसको ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में स्थान प्राप्त हुआ है। इस संगठन की बात करें तो इस संगठन में भारत के एक और शहर जो कि कोची है उसके बाद यह जुड़ने वाला दूसरा भारतीय शहर बन गया है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की स्थापना की बात करें तो 2010 में इसकी स्थापना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 जिसे सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 कहा जाता है, उसे लॉन्च किया गया है। तो इससे संबंधित जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो देख लेते हैं। तो यह जो है 7 मई 2025 को भारत के महापंजीयक द्वारा इसे जारी किया गया और यह जो है देश का सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो प्रमुख आंकड़े हैं उसमें एक तो है मातृ मृत्यु दर। तो मातृ मृत्यु दर की बात करें तो 2014-16 में जहां 1 लाख जीवित जन्मों पर 130 हुआ करती थी मृत्यु, वहीं अब 2019-21 में अब घट करके मात्र 93 रह गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि 2014-16 में 130 मृत्यु हुआ करती थी प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर, तो अब हो गई है 93। इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 तक लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है उसमें जो लक्ष्य है वह है 70 तक करना या उससे कम करना। ये लक्ष्य रखा गया है मातृ मृत्यु दर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 तक का लक्ष्य, जो अभी 93 तक पहुंच चुका है। तो ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य है 70, तो ये जो लक्ष्य है अभी वर्तमान समय में 8 राज्यों ने पहले से ही इसे प्राप्त कर चुके हैं और वे राज्य हैं केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात और कर्नाटक। ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 का जो लक्ष्य है 70 तक की मृत्यु को लाना, ये सब अभी ही ये राज्य प्राप्त कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो डाटा है जारी किया गया था वह है शिशु मृत्यु दर का। तो शिशु मृत्यु दर की बात करें तो जहां 2014 में 39 हुआ करती थी, वहीं अब 2021 में 27 पर आ गया है, जो कि 1000 जीवित जन्म पर यह डाटा
जारी किया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जहाँ पहले 39 हुआ करता था अब 27 पर आ चुका है। वहीं नवजात मृत्यु दर की बात करें तो जहाँ 2014 में 26 हुआ करती थी वहीं 2021 में 19 हो गया है, और जो कि 1000 प्रति जीवित जन्म पर। इसके लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा गया था वह था 12 का लक्ष्य प्राप्त करना, जो कि 2030 तक इसे प्राप्त करना है, जिसमें से कुछ राज्य हैं जिन्होंने अभी ही 2030 का लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं, और वे राज्य हैं केरल, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। ये 6 राज्य हैं जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर लिया है नवजात मृत्यु दर के क्षेत्र में। वहीं बात करें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, तो 2014 में 45 हुआ करती थी, अब है 2021 में 31। जन्म के समय लिंगानुपात की बात करें तो 2014 में 899 था, तो अब हो गया है 2021 में 913। तो यह भी एक अच्छी स्थिति को दर्शा रहा है। वहीं कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो 2021 में 2 हो गया है, जहां पर 2014 में 2.3 हुआ करता था, तो यह भी सुधार की स्थिति में है। इसमें बात करें तो बिहार जो है वह सबसे अधिक कुल प्रजनन दर की क्षेत्र में डेटा हासिल किया है, जहां पर बिहार की बात करें तो कुल प्रजनन दर जो है वहां पर 3 दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली और पश्चिम बंगाल की बात करें तो सबसे कम 1.4 प्रजनन दर प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो प्रजनन दर है वह बिहार में है और सबसे कम दिल्ली और पश्चिम बंगाल में। आगे है इसी डेटा से संबंधित विवाह की औसत आयु। तो जहां पर महिलाओं की औसत आयु विवाह के लिए 1990 तक 19.3 वर्ष था, वहीं पर अब बढ़कर के 2021 में 22.5 वर्ष हो गया है। और बुजुर्ग की आबादी देखें जो कि 60 वर्ष व उससे अधिक वाले लोग बुजुर्ग की श्रेणी में आते हैं, तो उसमें देखते हैं तो केरल जो राज्य है वह सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हो चुका है, जहां पर 14.4% जो जनसंख्या है केरल की वह बुजुर्ग की श्रेणी में है। वहीं सबसे कम बुजुर्ग की श्रेणी में बिहार राज्य है, जहां की 6.9% जनसंख्या ही बुजुर्ग की श्रेणी में है। तो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग वाली आबादी केरल राज्य में और सबसे कम बिहार राज्य में। अगला है करंट अफेयर जो है वह है भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, और यह रिपोर्ट जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक द्वारा, जो कि IMF हर साल जारी करती है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो IMF द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़ करके 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अभी वर्तमान समय में भारत की GDP की बात करें तो 4.19 ट्रिलियन डॉलर पर है। वहीं 2028 तक भारत की GDP 5.5 ट्रिलियन होने की अनुमान लगाया जा रहा है। अभी वर्तमान समय में नंबर 1 पर बात करें तो अमेरिका है, जिसकी इकोनॉमी 30.51 ट्रिलियन की है, और दूसरे नंबर पर चीन है जिसकी इकोनॉमी 19.23 ट्रिलियन डॉलर की है। अगला है गुंडाराम शिलालेख। तो गुंडाराम शिलालेख जो है वह चर्चा में क्यों है, तो उसका कारण जो है कि यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा अभी वर्तमान समय में तेलंगाना के पेड्डापल्ली जिले में स्थित है गुंडाराम रिजर्व फॉरेस्ट। यहाँ सर्वेक्षण किया गया था, जहाँ पर 11 शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया गया है। उन्हीं में से 2 शिलालेख महत्वपूर्ण जो है वह है, एक तो हरितिपुत्र शिलालेख, दूसरा है त्रिशूल और डमरू शिलालेख। और ये जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं वह सातवाहन काल के समय के जानकारी हमें प्रदान करते हैं।
तो जो महत्वपूर्ण शिलालेख प्राप्त हुए हैं, एक तो हरिति पुत्र, जो जिसके बारे में देखते हैं तो यह शिलालेख जो है वह ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्णित है। और इसके बारे में हरिति पुत्र वंश के एक व्यक्ति द्वारा बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक गुफा खुदवाने का उल्लेख इस शिलालेख में किया गया है। वहीं त्रिशूल और डमरू शिलालेख की बात करें तो यह दक्षिण भारत में पहली बार है जब त्रिशूल और डमरू जैसे किसी भी धार्मिक प्रतीकात्मकता के साथ प्रारंभिक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि गुंडाराम शिलालेख तेलंगाना के गुंडाराम रिजर्व फॉरेस्ट में सर्वेक्षण के दौरान इसकी दस्तावेजीकरण किया गया था, और इसमें से 2 शिलालेख हरिति पुत्र और त्रिशूल और डमरू शिलालेख ये महत्वपूर्ण हैं। आगे है आयुर्वेदिक पांडुलिपियों का पुनरुद्धार। तो आयुर्वेदिक पांडुलिपियों का जो पुनरुद्धार किया जा रहा है वह किया जा रहा है केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा, जिसमें द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्य मनामाकर निघंटु का पुनरुद्धार किया है। निघंटु की बात करें तो इसका जो शब्द है वह औषधियों के समूह के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं द्रव्य रत्नाकर निघंटु, जिसकी रचना हुई थी 1480 ईस्वी में, मुदगल पंडित ने इसकी रचना की थी, और यह जो है 18 अध्यायों वाला औषधि कोश है। यह ग्रंथ जो है वह धन्वंतरी निघंटु व राजा निघंटु जैसे शास्त्रीय ग्रंथों से प्रेरित है। वहीं द्रव्य मनामाकर निघंटु की बात करें तो इसकी रचना भीष्म वैद्य द्वारा की गई है। इसमें कुल 182 श्लोक और 2 समर्पण श्लोक प्राप्त होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि करंट अफेयर से रिलेटेड आयुर्वेदिक पांडुलिपियों का पुनरुद्धार किया जा रहा है, जो कि केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा इसका कार्य है किया गया, जिसमें द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्य मनामाकर निघंटु। आगे बढ़ते हैं बैसाख दिवस। तो बैसाख दिवस का चर्चा में क्यों बना हुआ है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो जानकारी मिलती है वह 6 मई 2025 को वियतनाम के ची मिन्ह सिटी में संयुक्त राष्ट्र बैसाख दिवस 2025 का आयोजन किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे कि बैसाख दिवस का आयोजन जो 2025 में किया गया है वह वियतनाम में किया गया है, और भारत की तरफ से संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रतिनिधित्व किया था। यह जो दिवस मनाया गया है वह 12 मई 2025 को इस वर्ष मनाया गया है, और यह मनाने का कारण है कि यह जो संबंधित है वह भगवान बुद्ध से जुड़ी 3 महान घटनाओं की स्मृति में मनाया जाता है, और यह सभी घटनाएं एक दिन में हुआ था जो कि बैसाख पूर्णिमा को घटित हुआ था। और ये जो 3 घटनाएं हुई थी वह घटनाएं हैं, एक तो सिद्धार्थ गौतम का जन्म, उनको ज्ञान की प्राप्ति और उनको महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु। ये सभी जो घटनाएं हुई थी गौतम बुद्ध से रिलेटेड वह सभी एक ही दिन को हुई थी। तो ये ध्यान रखेंगे कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में, जो कि अब नेपाल में है। ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो बिहार के बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहीं से गौतम से बुद्ध बने। महापरिनिर्वाण की मृत्यु की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था, जो कि 80 वर्ष की आयु में इन्होंने संसार से विदा लिया था। तो बैसाख दिवस है गौतम बुद्ध की 3 घटनाओं से संबंधित है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है संथारा अनुष्ठान। तो संथारा अनुष्ठान जो है वह है कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने मध्य प्रदेश के इंदौर की एक 3 वर्षीय है जो कि बियाना जैन नाम है, इन्होंने जैन अनुष्ठान संथारा की शपथ लेने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की व्यक्ति इन्हें घोषित किया गया है। तो संथारा जो है वह संथारा की बात करें तो यह एक शरीर त्यागने की विधि है जिसे संलेखना या समाधि मरण के नाम से भी जाना जाता है। तो यह रिकॉर्ड जो है 3 वर्षीय बियाना जैन के नाम किया गया है, और यह संबंधित है बिहार मध्य प्रदेश के इंदौर से।
दोस्तों आइए अब आगे इससे संबंधित MCQ जो है वह कर लेते हैं। तो सबसे पहला MCQ जो है वह है अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह बैठक 19-20 मई 2025 को पटना में बिहार सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, अपीडा और TPCI ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था। तो ये कथन सत्य है। दूसरा है, इस बैठक का उद्देश्य बिहार के चावल, मसाले, मखाना और फलों जैसे उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना तथा जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, जापान और जर्मनी की कंपनियों ने रुचि दिखाई थी। तो ये भी कथन सत्य है। तो ये दोनों ही कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका C, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस भारतीय प्रतिक्रिया के बाद शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है? तो भारत के पहलगाम आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया के बाद पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते को रद्द करने की घोषणा की है। तो आंसर हो जाएगा आपका C, पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया के बाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 123वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है? तो 123वें सदस्य के रूप में अंगोला ने शामिल होने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के शिवहर जिले में पालकालीन भगवान सूर्य की दुर्लभ मूर्ति प्राप्त हुई है। वह कहाँ से हुआ है? तो शिवहर के देकुली धाम से। ऑप्शन बी, देकुली धाम से पालकालीन मूर्तियां मिली है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी आधारित राष्ट्रीय पर्यटन भुगतान की प्रणाली शुरू की है? तो यह शुरू करने वाला है भूटान देश। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत डिजिटल पहुंच को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा घोषित किया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू की गई E0 FIR प्रणाली किस सीमा से अधिक की साइबर धोखाधड़ी पर स्वतः FIR दर्ज करती है? तो यह राशि है 10 लाख रुपये व उससे अधिक पर। अगला है, हाल ही में बिहार के गया जिले में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को किसके तहत पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार देता है। ये कथन सत्य है। अगला है, अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को राय देना अनिवार्य होता है। तो ये कथन गलत है। तो कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक जो है वह कथन सत्य है। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि ये करंट अफेयर्स आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, इसलिए ध्यान से और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगला है, हाल ही में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2021 की रिपोर्ट और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आकलनों के अनुसार 2019-21 में भारत की मातृ मृत्यु दर क्या रही? तो भारत की मातृ मृत्यु दर रही है 93। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस उद्देश्य से बॉन्ड फॉरवर्ड मानदंड जारी किए गए हैं? तो यह है बॉन्ड डेरिवेटिव बाजार को गहन बनाने के लिए। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आलोक जोशी को। ऑप्शन सी, आलोक जोशी को। नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बन गई है? तो वह बन गई है नीलांजना शर्मा। ऑप्शन बी, नीलांजना शर्मा। नेक्स्ट है, INS किल्टन ने
हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक प्रदर्शनी में भाग लिया है? तो यह भाग लिया है IIM डेक्स एशिया 2025 में। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन किन दो देशों के बीच एक संयुक्त परियोजना है? तो यह भारत और जापान की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किस उद्यान को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो वह राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल ने किस परियोजना को वायु प्रदूषण और जल संकट से निपटने के लिए स्वीकृति दी है? तो यह दिया गया है क्लाउड सीडिंग प्रशिक्षण परियोजना को। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया? तो यह संचालित किया गया है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा, ऑप्शन डी, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया। अगला प्रश्न है, हाल ही में मृत घोषित किया गया याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? तो याला ग्लेशियर जिसे मृत घोषित किया गया है यह नेपाल में स्थित है, ऑप्शन बी, नेपाल। अगला है, हाल ही में गुजरात में की गई 2025 की 16वीं एशियाई शेर गणना के अनुसार राज्य में कुल एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? तो यह है 891 शेरों। नेक्स्ट है, गीता सामोता ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया है? तो यह CISF की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया है, गीता समोता। अगला प्रश्न है, हाल ही में गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो यह किया है बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में यमन ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यमन देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं वह हैं सलीम सालेह बिन क्रिक, ऑप्शन ए, सलीम सालेह बिन क्रिक, जो कि यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला है, हाल ही में विश्व की पहली ऑडियो वीडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट बेप्स 2025 का उद्घाटन भारत के किस शहर में हुआ है? तो यह उद्घाटन हुआ है भारत के मुंबई में, ऑप्शन बी, मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है भूमि प्रशासन, नीति नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथा रिम्स मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश की राजधानी में आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है श्रीलंका की राजधानी में, ऑप्शन सी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, 3 मई 2025 को बिहार के जहानाबाद जिले के टीमलपुर गांव में महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का निधन हो गया है। उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ है 12 मई 1924 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत को इस वर्ष मिला है 151वां स्थान, ऑप्शन ए, 151वां। अगला प्रश्न है, वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक खाद्य संकट नेटवर्क द्वारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो यह कथा है बंडारू दत्तात्रेय के, ऑप्शन बी, बंडारू दत्तात्रेय से संबंधित है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार
से सम्मानित किसे किया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है कुमार मंगलम बिड़ला को। ऑप्शन ए कुमार मंगलम बिड़ला। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर और किस संस्थान के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है? तो यह हुआ है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार के साथ में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का सम्मान मिला है गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है बानू मुश्ताक और दीपा भट्टी को। ऑप्शन ए बानू मुश्ताक और दीपा भट्टी को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इटालियन ओपन 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो 2025 का इटालियन ओपन खिताब जीता है कार्लोस अल्कारेज ने। ऑप्शन बी कार्लोस अल्कारेज ने। नेक्स्ट है, हाल ही में सिरुई लिली महोत्सव 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह किया गया है मणिपुर राज्य में सिरुई लिली महोत्सव 2025। अगला प्रश्न है, 24 अप्रैल 2025 को बिहार के समस्तीपुर जिले की मोतीपुर पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से किसने सम्मानित किया? तो इनको जो सम्मान दिया है वह दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जो कि मिला है समस्तीपुर के मोतीपुर पंचायत से हैं मुखिया प्रेमा देवी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्राप्त गुट्टाला अभिलेख में किस प्राकृतिक आपदा का उल्लेख मिला है? तो वह मिलता है सूखा का। ऑप्शन सी सूखा का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने देश की प्राचीन चिकित्सा परंपरा को प्रोत्साहित करने के लिए आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की प्रतिमाओं का अनावरण किस स्थान पर किया है? तो ये इनका प्रतिमाओं का अनावरण हुआ है गोवा में। ऑप्शन सी गोवा में आचार्य चरक और सुश्रुत की प्रतिमाओं का अनावरण उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण किया है? तो यह किया है अल्जीरिया देश ने। ऑप्शन ए अल्जीरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने महिलाओं को नाविक के रूप में प्रशिक्षित करने और भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इस पहल का नाम है सागर में सम्मान पहल। ऑप्शन बी सागर में सम्मान पहल। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार की शाही लीची की होम डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो यह समझौता हुआ है बिहार लीची उत्पादक संघ और ब्लिंकिट के बीच में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने वैश्विक दृश्यता और पालन में निरंतरता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को जो दिवस मनाने की घोषणा की गई है वह किया गया है आयुर्वेद दिवस के रूप में हर वर्ष 23 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथनॉल संयंत्र किस देश ने शुरू किया है? तो यह शुरू करने वाला है डेनमार्क। ऑप्शन डी डेनमार्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान और हिमालय अध्ययन केंद्र ने पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक खोदा है। यह कुआं किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बिझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो यह
बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है? केरल राज्य में। ऑप्शन बी केरल राज्य में विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है जो है, हाल ही में किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A(1) के तहत सारप-चूह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो यह अधिसूचित करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो ये ध्यान रखेंगे कि सारप-चूह संरक्षण रिजर्व हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने मई महीने के पूरे 1 महीने का करंट अफेयर और उससे संबंधित सारे MCQ हमने किए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।